गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग इतिहास में सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है रूस में समाजवाद। रूस में सन 1914 से पहले बनी राजनीतिक पार्टियां जो थी वो गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक सार्वभौमिक पार्टी का गठन किया, श्रमिक पार्टी का गठन किया था। किंतु पार्टी को सरकारी आतंक के कारण गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय ने इस पार्टियों को मान्यता नहीं दी थी। कुछ समय पश्चात इस पार्टी ने अपना अखबार निकाला, मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल का कार्यक्रम आयोजित किया। कुछ रूसी समाजवादियों का यह मत था कि रूसी जो किसान हैं स्वाभाविक रूप से ही समाजवादी हैं। इसी आधार पर उनको लगता था कि रूस में क्रांति के क्षेत्र में किसानों की विशेष भूमिका होनी चाहिए, उनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाना चाहिए। रूस को और देशों की तुलना में शीघ्र ही समाजवादी राज्य के रूप में देखा भी जा सकता है। 19वीं शताब्दी के आखिरी में रूस के देहाती इलाकों में समाजवाद काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया था। किसानों ने सन 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया तथा मांग की कि सामंतों द्वारा जो भूमि है उसको किसानों को वापस दिया जाए। ज़्यादातर जो रूस की खेती थी वो सामंतों के द्वारा ही होती थी और उस पर छोटे मोटे किसान काम करते थे। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा जो था वो समाजवादी क्रांतियों से क्या था, असहमत था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं थी। इसे कुछ किसान धनी थे तो कुछ किसान निर्धन, कुछ किसान पूंजीपति थे तो कुछ किसान मजदूरी करते थे। इस तरीके से इनमें भी आपसी मतभेद चलते थे और ये सभी समाजवादी समाज का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठनिक रणनीति के सवालों पर भी पार्टियों में गहरे मतभेद थे। बाद के समय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी दो भागों में, बोल्शेविक और मेंशेविक में विभाजित हो गई। बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। लेनिन के अनुसार जो जार यानी जो शासक है उस शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अधिक अनुशासन में रहना चाहिए, अपनों के सदस्यों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जबकि मेंशेविक का मानना था पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए, जिस प्रकार जर्मनी में सभी को मिल रही है। अगला जो टॉपिक है वो है उथल पुथल की राजनीति। रूस का जो शासक था निरोंकिस था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जार ने राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। सन 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर मजदूरों और किसानों के बीच बहुत काम किया। उन्होंने इस काम में कई राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादीदियों का मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भी समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1904 में रूसी मजदूरों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण इनका वेतन भी 20% तक कमी की गई थी। उस दौरान मजदूरों के संगठन में बढ़ोतरी होने लगी थी। सन 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर, जिसे और हिंदी में रूसी श्रमिक विभाग के 4 सदस्यों को प्लूटिलियो आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन करने की घोषणा कर दी। कुछ दिनों बाद ही रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर प्रतिदिन काम के घंटों को कम करने, मजदूरी बढ़ाने और कार्यशील घंटों को घटाकर 8 घंटे करने की मांग को लेकर क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे। उसी समय पादरी गैपन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस रविवार को निकाला गया विरोध के लिए, और यह जुलूस जैसे ही विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस और कॉन्सेक्स ने उन पर हमला कर दिया। 100 से ज़्यादा मजदूर इस हमले में मारे गए थे, 300 से ज़्यादा घायल हो चुके थे। इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
इस घटना ने एक घटनाक्रम की शुरुआत कर दी जिसे सन 1905 में क्रांति का नाम दिया गया। पूरे यूरोप में इस घटना के कारण हड़तालें होने लगी। पूरे देश में इस घटना के कारण हड़ताल होने लगी। यहाँ तक नागरिक स्वतंत्रता के अभाव की शिकायत करते हुए छात्रों ने भी उस विद्यालय स्कूलों का बहिष्कार किया। विश्वविद्यालय बंद हो गए। इसके अतिरिक्त वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य श्रेणी के मजदूरों ने भी यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी और एक संविधान सभा की मांग की। इन सभी को चलते 1905 की क्रांति के समय जार द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद अथवा ड्यूमा के गठन को मंजूरी दे दी गई। रशियन जार को यह लग गया था कि बिना कुछ किए अब ये हड़ताल बंद नहीं होने वाली, ये विरोध बंद नहीं होगा, इसीलिए उसने संविधान सभा की बात को या संसद की बात को मान लिया। फैक्ट्री मजदूरों की ढेर सारी ट्रेड फैक्ट्रियां और ट्रेड यूनियनें भी क्रांति के बाद अस्तित्व में रही। सन 1905 के बाद ऐसी कई कमेटियां और यूनियनों का काम अंधाधुंध चल रहा था क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जार ने प्रथम ड्यूमा को 75 दिन के अंदर और पुनः निर्वाचित दूसरे ड्यूमा को 3 माह के अंदर बर्खास्त कर दिया। वह अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार की जवाबदेही और दबाव नहीं चाहता था। उसने मतदान के नियम भी बदल डाले। उसने तीसरे ड्यूमा में रूढ़वादी नेताओं को भर डाला और उदारवादी और क्रांतिकारियों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि रूढ़वादी जो नेता थे वो जार शाही के समर्थक थे और जार निकोलस द्वितीय के समर्थक थे। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। सन 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधन हुए और इन दोनों गठबंधनों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था जिसे केंद्रीय शक्ति कहा जाता था, जबकि उनके खिलाफ दूसरी जो टीम बनी थी उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में रूस और इटली, रोमानिया भी शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास अपने अपने विस्तृत साम्राज्य थे जिसके कारण यह युद्ध यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। प्रारंभ में यह युद्ध को रूस का भी समर्थन प्राप्त था तथा यहाँ के लोग ने भी जार निकोलस द्वितीय को समर्थन दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया लोगों का जन समर्थन भी कम होने लगा। जार ने भी ड्यूमा में उपस्थित महत्वपूर्ण पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। इस कारण जनता ने भी उसे समर्थन देना बंद कर दिया। जर्मन विरोधी भावनाएं भी अब प्रबल होने लगी, इसके कारण लोगों ने भी सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटरबर्ग जर्मन नाम था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। सन 1914 से 1917 तक इस लड़ाई में लगभग रूस के 70 लाख सैनिक मारे गए या खो गए। पीछे हटते रूसी सैनिकों ने फसलों और इमारतों को इसलिए नष्ट कर दिया जिससे शत्रु सेना को उस स्थान पर टिक पाना संभव न हो। फसलों और इमारतों के विनाश के परिणाम स्वरूप 30 लाख से अधिक लोगों ने ही अपने देश में शरणार्थी बन गए। इस स्थिति ने जार और सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश और बढ़ा दिया, जिसमें सैनिक भी शामिल हो गए और सैनिक भी अब उसकी निंदा करने लगे। युद्ध का जो असर था वो केवल लोगों पर नहीं बल्कि व्यापारों पर भी पड़ा। वैसे ही रूस में वर्तमान समय में उद्योगों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी युद्ध के कारण लगभग बंद हो चुकी थी, क्योंकि बाल्टिक सागर मार्ग जो था औद्योगिक सामान वो जर्मनी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस के जो औद्योगिक उपकरण पर अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सन 1916 में रूसी रेलवे लाइन टूट चुकी थी। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते देश के स्वस्थ लोगों को युद्ध में लगा दिया गया, जैसे फ्रांस में नेपोलियन ने किया था कि हर घर से एक व्यक्ति युद्ध के लिए जाएगा। जर्मनी में जैसे हिटलर ने किया था, उसी तरीके से जार निकोलस द्वितीय ने भी अनिवार्य सैनिक सेवा कर दी थी, जिसके कारण हर घर के एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को सेना में शामिल होना पड़ा। इससे देश में मजदूरी की भी कमी होने लगी। आवश्यक सामान जो जरूरत थी, जो बनने वाली थी, छोटी छोटी कार्यशालाएं, वो भी बंद हो गई।
अनाज का एक बड़ा भाग सैनिकों के भोजन के लिए भेजे जाने लगा। इसके कारण शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत हो गई। पेट्रोग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो चुकी थी। ऐसा लगता था मानो जनता में उपलब्ध भिन्नताओं को देखकर ही इस शहर की बनावट की गई थी। नीवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के लिए कारखाने और क्वार्टर थे। विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें बाएं तरफ थी, यानी बाएं तरफ भव्य महल सुंदर और अच्छे घर थे, सुंदर थे, और दाहिने तरफ जो मजदूरों के कारखाने और उनके घर थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह नदी के बाएं तरफ थी। फरवरी की भरी सर्दी में मजदूरों के पास खाद्य पदार्थ बहुत सीमित मात्रा में थे। उस वर्ष ठंड भी बहुत अधिक पड़ रही थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी, क्योंकि जो रसिया है, रूस है, वो साइबेरियाई क्षेत्र में पड़ता है, और साइबेरियाई क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में चलने वाली जो कड़ाके की ठंडक है वो बहुत भयंकर है। जब नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया था तो उसकी भी सबसे बड़ी गलती थी कि वह अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही आक्रमण किया था, जिसके कारण बर्फ में जमकर उसके करीब 1 से 1.5 लाख सैनिक मर गए थे। और अगर भारत भी, जो भारत का उत्तर में हिमालय पर्वत है, अगर वो उत्तर में हिमालय पर्वत ना होता तो अक्टूबर नवंबर में साइबेरिया से चलने वाली जो हवाएं हैं वो आती और उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता। इसीलिए हिमालय को भारत का प्राकृतिक प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। संसदीय प्रतिनिधि द्वारा निरंतर जार की ड्यूमा को भंग करने का प्रयासों का विरोध कर रहे थे, जिसे निर्वाचित सरकार अपने स्थान पर बनी रहे। 22 फरवरी को नदी के दाएं तट पर स्थित जो एक फैक्ट्री थी उसमें तालाबंदी कर दी गई। इसके अगले ही दिन अन्य 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में हड़ताल कर दी। बहुत से कारखानों में मजदूरों द्वारा हड़ताल का ऐलान किया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि इसी दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया गया। इस समय तक अनेक राजनीतिक पार्टी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे और संचालित कर रही थी। हड़ताल के चलते कई सरकारी इमारतों और फैशनेबल क्षेत्रों को मजदूरों ने घेर लिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक सभी प्रदर्शनकारी चले गए, लेकिन 22 और 25 फरवरी को वे पुनः एकत्रित हो गए और सरकार ने उन पर संतुलन पाने के लिए घुड़सवारों और पुलिस तैनात कर दी। सरकार ने 25 फरवरी दिन रविवार को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। 26 फरवरी को नेवा नदी के बाएं किनारे सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने फिर से वापसी की। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया गया। रोटी, वेतन और काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए। सरकार द्वारा भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सैनिक टुकड़ियां लगाई गई। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए, परंतु घुड़सवार सैनिकों ने इन पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा एक सैनिक ने तो अपने ही अफसर पर गोली चला दी। कई सिपाहियों ने बगावत कर दी और प्रदर्शनकारियों से जाके मिल गए। उस शाम सिपाही और मजदूर दोनों ने सोवियत संघ या परिषद का गठन करने के उद्देश्य से उसी इमारत में जमा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद यानी सोवियत रूस का स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ। अगली सुबह जब मंत्रिमंडल जो था, प्रतिनिधिमंडल, वो जार से मुलाकात करने गया, उसके सैनिक कमांडरों ने जार को सलाह दी कि वह राजगद्दी त्याग दे। उसने कमांडरों की सलाह मानते हुए 2 मार्च को राजगद्दी त्याग दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि भविष्य में सारे फैसले लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंपी दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर किया जाए, यानी जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हों या पूरी कर चुके हों उनको वोट देने का अधिकार हो। यानी संवैधानिक सभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद यानी जनता के हाथ में आ गया। अगला जो टॉपिक है वो है फरवरी के पश्चात, आफ्टर फरवरी रसिया में क्या हुआ, इसको हम लोगों को पढ़ना है।